नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो नीट पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन से लेकर वंदे मातरम विवाद और पैलेट गन से घायल छात्र साहिल लोचप को न्याय दिलाने तक कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। शुक्रवार को राहुल गांधी साहिल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। करीब 7 घंटे चले इस विरोध के बाद दिल्ली पुलिस ने साहिल की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। राहुल गांधी का आरोप है कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान साहिल को पैलेट गन के छर्रे लगे, जिससे उसकी आंख की रोशनी प्रभावित हुई। राहुल का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर इस तरह की कार्रवाई गंभीर मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होना न्याय की दिशा में पहला कदम है। नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर राहुल गांधी पहले भी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी का सबसे बड़ा असर देश के छात्रों और युवाओं के भविष्य पर पड़ता है। उन्होंने छात्रों के मुद्दे को संसद में उठाने और उनके साथ खड़े रहने की बात कही थी। 11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं। पौने 7 हो गए। तब जाके एफआईआर फाइल किए। अब आप इमेजिन कीजिए, इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। वहीं हालिया छात्र आंदोलन और जंतर मंतर की घटनाओं ने इस मुद्दे को फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि छात्रों की आवाज दबाने के बजाय उनकी शिकायतों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस कड़ी में उन्होंने साहिल के मामले में पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई। इस बीच वंदे मातरम को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद ने भी कांग्रेस और भाजपा के बीच टकराव को बढ़ा दिया है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस और राहुल गांधी इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए नए नए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा ने राहुल गांधी के थाने के बाहर धरने कर राजनीतिक ड्रामा और मीडिया का ध्यान खींचने की कोशिश बताया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, तब कैमरों के सामने थाने के बाहर बैठने का क्या मतलब है। उन्होंने राहुल गांधी पर वंदे मातरम विवाद से ध्यान भटकाने की कोशिश का आरोप लगाया। आज पूरा देश एक बार फिर से राहुल गांधी की उस सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रही है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने आज संसद मार्ग थाने के बाहर जो किया वो सबने देखा है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है, तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर।
वहीं भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी के प्रदर्शन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर की घटना को लेकर जांच की प्रक्रिया पहले से चल रही है। उन्होंने राहुल से पूछा कि क्या उन्होंने प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों और पुलिस पर कथित हमलों की भी जांच की मांग की थी। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार छात्रों की आवाज और उनके अधिकारों को दबा रही है। नीट पेपर लीक से शुरू हुआ छात्र मुद्दा पैलेट गन मामले तक पहुंच गया है। स्पष्ट रूप से सारी जी ने कहा है कि सदन चलेगा। हर दिन आप साक्षी हैं, आप पत्रकारिता करती हैं संसद के। क्या हर दिन सेशन के गृह मंत्री संसद आए थे? जी आए थे। क्या सदन चलने दिया विपक्ष ने? तो जब सदन नहीं, चलने संसद नहीं में दे रहे हैं, क्या देश के पास तो नीट पेपर लीक से शुरू हुआ छात्र मुद्दा पैलेट गन मामले तक पहुंच गया है और इसके साथ वंदे मातरम विवाद ने भी राजनीतिक तापमान को बढ़ाकर रख दिया है। एक तरफ राहुल गांधी लगातार छात्रों और प्रदर्शनकारियों के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, वहीं भाजपा उनके विरोध प्रदर्शनों को राजनीतिक फायदे और मीडिया की सुर्खियों के लिए किया गया कदम बता रही है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। वंदे मातरम विवाद भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। पेपर लीक से पैलेट गन तक कांग्रेस काफी ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। तो बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ वंदे मातरम मामले से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के प्रपंच अपना रही है। और जब इस पूरे मामले में छात्रों के साथ जिस तरीके की भी घटना घटित हुई है उसको लेकर पहले से कार्रवाई हो रही है, तो थाने के बाहर इस तरीके से धरना प्रदर्शन देने का क्या मतलब बनता है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, नीट पेपर लीक का जो मामला उठा था वो बढ़ते बढ़ते अब वंदे मातरम तक पहुंच गया है और भाजपा और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप हम लगातार देख रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? देखिए साहिल जी, राजनीतिक सरगर्मियां तो बढ़ गई हैं। ये सिर्फ दोनों धड़ों के लिए तो ठीक है, आपस में गुत्तम गुत्ता आपस में लड़ाइयां चल रही हैं, लेकिन बट ये खबर और इस तरह की सूचना जब पब्लिक डोमेन में जा रही है ना, वो हास्यास्पद बनी हुई है और इनका उपहास उड़ाया जा रहा है। जो मुद्दा हो रहा है अब वंदे मातरम को जिस तरीके से हो रहा है, इससे पहले ये लोग लेके आए थे जनगण का मामला, वो भी उन्होंने सेंटिमेंट तरीके से पूरे रास्ते से जोड़ दिया था। अब वंदे मातरम का जो मुद्दा है वो मुझे लगता है तकरीबन शांत हो गया है, कानून बन गया है, उसका कोई उल्लंघन करेगा और सजा का और हर्जाने का उसमें प्रावधान है। अब ये दोनों मुद्दे आपस में मर्ज करने का मतलब है सीधा सीधा राजनीतिक लाभ लेना दोनों पार्टियों को। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ना लेना चाह रही हो और बीजेपी भी ना लेना चाह रही हो। कांग्रेस इस बात को बुलाने के लिए बैठी हुई है कि वंदे मातरम का जो मुद्दा है तुम लोग बिला वजह लेके आए हो, और वहीं बीजेपी कांग्रेस को कर रही है क्यों कि जो राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दे को आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो कुल मिलाके ये ऐसी बॉल है जो जनता के पास तो जा रही है, लेकिन जनता क्लिक मार के फिर इन्हीं के पास भेज देती है जी। लेकिन अगर इस पूरे घटनाक्रम को हम देखें, क्योंकि जब ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ तो जंतर मंतर पर एक छात्रों का प्रदर्शन था जो धीरे धीरे राजनीतिक प्रदर्शन में तब्दील हो गया। वहाँ पर हमने देखा कि कई पॉलिटिकल पार्टीज पहुँचे, कई उनके लीडर्स पहुँचे और उनको समर्थन देते हुए नजर आए। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी की अगर हम बात करें तो हालांकि देर से उन्होंने छात्रों का समर्थन किया, लेकिन जब वो मैदान में उतरे तो माहौल बदल गया। हमने देखा कि राहुल गांधी कैसे प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। लगातार उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और उसका जो नतीजा निकला वो भी ये हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना पड़ा। हालांकि उसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो छात्रों का ही था, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि छात्रों के सामने सरकार को भी घुटने टेकने पड़े। लेकिन वहां से शुरू हुआ ये विवाद अब तक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब पैलेट गन और छात्रों के साथ जो बर्बरता का मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर एक बार फिर राहुल गांधी जो हैं वो अलग अलग तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। कल हमने देखा कि लगभग 7-8 घंटे तक किस तरीके का प्रदर्शन राहुल गांधी ने किया।
डीसीपी ऑफिस के बाहर वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए और एक छात्र के साथ वो वहाँ पर बैठ गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक वो वहाँ से हिलेंगे नहीं, और अंततः एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। हालांकि अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है और बीजेपी भी राहुल गांधी पर हमलावर है, लेकिन राहुल गांधी जो चाहते थे वो हो गया। तो क्या अब ये माना जाए कि अब कांग्रेस ने ये ठान लिया है कि जब भी कोई मांग उन्हें मनवानी होगी तो वो इसी तरह का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे? देखिए साहिल, मुझे लगता है ये जितने सारे मुद्दे अभी आपने इंट्रो में गिनाए हैं आपने, तो इसकी कहीं ना कहीं लीड कांग्रेस और विपक्ष के खाते में जाती हुई दिख रही है। वो इसलिए कि आपने जंतर मंतर का जिक्र करा। जंतर मंतर से जब ये मूवमेंट शुरू हुआ तो ये बिल्कुल बात सही है कि तब से थमने को बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है। ये जंतर मंतर से निकल के रांची तक पहुंचा। कल हमने देखा कि राजस्थान में जिस तरीके से सीजीपी वाले लोग तबेले में चलते हुए स्कूल को दिखाना चाह रहे थे, वहां उनको रोकने के लिए ग्रामीण और भारतीय जनता पार्टी के अघोषित जितने कार्यकर्ता उन्होंने उन्होंने घेराबंदी करी। भाजपा और भाजपा शासक जितनी भी सरकारें हैं, इन सबको जो भी डैमेज हो रहा है उस पे पेंट करने के लिए कोशिश तो हर साथ कर रही है, लेकिन उसके बाद में क्या मीडिया भी दिखा रही है। कल उसके बाद में जो हुआ मारपीट दोनों पक्षों में हुई है, फिर मीडिया ने भी दिखा दिया कि सीजेपी वाले सही थे, वो इस मुद्दे को उठा रहे थे जो मुद्दा बिल्कुल वाजिब है। अब बात आ जाती है फिर जंतर मंतर की। राहुल गांधी का आपने जो जिक्र करा, देखिए राहुल गांधी, मैंने ट्रेंड ये कहा कि लीड ले रहे हैं। लीड का मतलब ये है कि राहुल गांधी ने कल जो मशक्कत करी 1-1.5 घंटे, तत्कालिक तौर पे डीसीपी ने कहा हम आपको बताते हैं। डीसीपी अंदर रूम में जाते हैं, वो अपने सीनियर से बात करते हैं। डीसीपी के बाद आपको पता है ज्वाइंट सीपी, उसके बाद में सीपी, इन 3 लोगों में जब बात हुई होगी तो जाहिर सी बात है सीपी की फाइनल कॉल गृह मंत्रालय में गई होगी, क्योंकि ये सारा मीडिया बता भी रहे। गृह मंत्रालय का मतलब है अमित शाह जी ने जैसे ही ओके करा एफआईआर गट से हो गई है, जबकि ये एफआईआर मुझे लगता है जब इंसिडेंट हुआ था तब से होनी चाहिए थी। तो यहाँ तो मीडिया ने भी ये प्रचारित करने लगा है कि राहुल गांधी की कल जीत हुई। तो यहाँ से लीड जैसे कांग्रेस और विपक्ष लेता हुआ दिख रहा है, तो सरकार और सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं इस समय थोड़ा कमजोर पड़ा है, सामने वाले की बातें मानने पे मजबूर हुआ है। जबकि हमने ये लगभग 11-12 सालों में ये प्रवृत्ति हमने मौजूदा सरकार के अंदर नहीं देखी। कितना भी बड़ा विरोध इनके लिए हुआ, आपको याद हो 1 नहीं 2 नहीं पूरे 13 महीने किसानों का इतना बड़ा विशाल आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ घेर के बैठे हुए थे, तब भी वो अपने कृषि मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पाए, तब भी वो अपनी बात मतलब मनवा नहीं पाए। लेकिन अब देखिएगा ये मूवमेंट अगर शुरू होता, दूसरा मूवमेंट कल से फिर शुरू हो गया है जंतर मंतर पे आरक्षण रेगुलेशन को लेके। तो यहाँ से सरकार को लगता है जैसे जैसे सरकार हल्की कमजोर पड़ रही है और विपक्ष की बातें मानी जा रही है, उनके अंदर ऊर्जा संबल आना शुरू हो गया है। अब यही वजह है कि सरकार के अंदर मंत्रणा इस बात को लेके हो रही है कि ऐसा ना हो कि पता चला एक कोई मंत्री के लिए अगर मूवमेंट होता है तो कल को फिर दूसरे मंत्री के लिए कोई मूवमेंट शुरू हो जाएगा, फिर तीसरे के लिए हो जाएगा, ऐसे तो आखिरी पूरी कैबिनेट ही खाली हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं खलबली तो है जी। बिल्कुल, और खलबली ही नहीं, अब तो ये जिस तरीके के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि वंदे मातरम को लेकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना, जिस तरीके से छात्रों का मसला शुरू हुआ दिल्ली के जंतर मंतर से, और वो पूरे देशव्यापी मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक प्रदर्शनों का दौर सा हमने देखना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में एक प्रदर्शन होता है, उसके बाद झारखंड की क्या स्थिति है वो हमने देखी। देश के अलग अलग कोनों में भी छात्रों की नाराजगी जो है वो अब स्पष्ट रूप से जाहिर होती हुई नजर आ रही है। कई बड़े फैसले भी यहाँ पर सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल अब भी वही बना हुआ है, क्योंकि क्या सरकार से अगर किसी तरह की कोई बात मनवानी है, अगर हम, क्योंकि हाल फिलहाल में अभी मानसून सत्र खत्म हुआ है, मानसून सत्र की अगर हम बात करें तो पूरा मानसून सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। किसी तरह की कोई सकारात्मक चर्चा हमने पक्ष और विपक्ष के बीच नहीं देखी। कोई भी जो बिल पास हुए हैं वो बिना चर्चा के पास हुए हैं, और कई बिल तो पास हो ही नहीं पाए। यानी कि जनता की जो गाड़ी कमाई है वो पूरी तरह से व्यर्थ होती हुई वहाँ पर नजर आई।
ऐसे में क्या अब एकमात्र रास्ता प्रदर्शन का ही बचा है कि सरकार के साथ विपक्ष को अगर किसी चीज को लेकर बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन का रास्ता इख्तियार करें? देखिए साहिल, आप सीनियर पत्रकार हो, एक चीज आपको अच्छे से समझना चाहिए। वैश्विक स्तर पर और घरेलू स्तर पर कोई भी चीज जब मनमानी होती है, सरकार को झुकाना होता है। आंदोलन और प्रदर्शन दो चीज ऐसे हैं जिनके बूते ही सब कुछ होता है। मैं कहता हूँ आपको, आज किसी भी बड़े नेता का आप मुझे नाम लो, इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके केजरीवाल से लेके, ये सारे के सारे प्रदर्शन से निकले हुए ही नेता हैं। बिल्कुल। जेपी आंदोलन जब हुआ, जेपी आंदोलन में जितने भागीदारी थे उस समय, चाहे रामविलास पासवान हो और नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो या फिर मुलायम सिंह यादव हो, ये सारी उसी आंदोलन के निकली हुई टहनियां हैं। उन्होंने फिर अपनी अपनी पार्टियां बनाई, पार्टी के बाद में उन्होंने अपना एक विस्तार करा, सरकारें भी बनाई। तो जाहिर सी बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में रूठना मनाना, इसको हमेशा से इज्जत दी गई है और इसके बड़े रूप है प्रदर्शन, मूवमेंट और आंदोलन। जब बड़ा अगर सरकार के खिलाफ जब कुछ भी होता है, सरकारें जब निकृष्ट हो जाती हैं, अनीतियां अपनाने लगती हैं और लोगों का अहित चाहने लगती हैं, जो हमने अन्ना आंदोलन को रामलीला मैदान में हमने देखा था, वो इतना विशाल आंदोलन था। उस आंदोलन से सरकार भी चली गई सेंट्रल की और मंत्रियों की भी ऐसी तैसी हो गई है और उसी आंदोलन से फूट के एक पार्टी निकली जिसका नाम था आम आदमी पार्टी जी। उस आम आदमी पार्टी ने कितने नेता जन्म दे दिए भाई, उसमें से आधे तो इस समय भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गए। राघव चड्ढा का नाम ले सकते हो, सुब्रत पाठक का नाम ले सकते हो आप, किरण बेदी का नाम ले सकते हो और बीके सिंह का नाम ले सकते हो। तो इतने सारे नेता यहाँ शिफ्ट हो गए और उनकर केजरीवाल अपनी पार्टी चला रहे हैं, जिसमें संजय सिंह है और एक बड़े कवि कुमार विश्वास होते थे, वो भी वहीं से निकल के वहीं से प्रसिद्धि उन्होंने पाई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आंदोलन वो जरिया है, वो हथियार है जिससे ना सिर्फ आप बात मनवा सकते हो और उसके बीच में आपकी जो महत्वाकांक्षी जो अंदर होती है पॉलिटिक्स की, कुछ पाने की, कुछ करने की, वो भी पूरी हो जाती है। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर बात की जाए तो पेपर लीक से लेकर पैलेट गन तक के मामले में कांग्रेस आक्रामक रुख इख्तियार किए हुए है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है, जहां एक तरफ राहुल गांधी लगातार छात्रों पर हुई बर्बरता के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। कल हमने देखा कि राहुल गांधी ने किस तरीके से डीसीपी ऑफिस के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद छात्र की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। अब भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके के प्रपंच रच रहे हैं। राहुल गांधी का मोटिव सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाना है और वंदे मातरम के मामले पर भी बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। कदम है मेरा, जो पहला कदम है, पर मेरे को खुशी से ज्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट लिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ, मेरे शरीर में 200 खड़े, उसके बाद मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ न देते। 14 अगस्त से मैं एफआईआर के लिए घूम रहा हूँ, ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी एफआईआर ली गई। उम्मीद थी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी जब ये कल बात हुई और आप यहाँ आए, सुबह जो पुलिस ने कहा उसके बाद नहीं, मेरे को विश्वास था जी एलओपी आगे तो कंप्लेंट तो होनी है। ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के कई राज्यों में अगले एक हफ्ते तक भारी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और आसपास बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण बारिश की गतिविधियां तेज हो गई हैं। 22 अगस्त को पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में 25 अगस्त और पूर्वी मध्य प्रदेश में 26 अगस्त तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। वहीं उड़ीसा में 24 से 27 अगस्त के बीच बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड में 27 अगस्त तक, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में भी कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है।
पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी लगातार बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश के कारण भूस्खलन, जलभराव, बाढ़ जैसी स्थितियां बन सकती हैं और सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हो सकता है। लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने ये चेतावनी जारी की है। कई जगहों पर लगातार हो रही बारिश आफत बनकर बरस रही है। बाढ़ की स्थितियां कई जगहों पर देखने को मिल रही है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो भूस्खलन भी कई जगहों पर हुआ है। मैदानी इलाकों में भी जल भराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। आवागमन खासा प्रभावित हुआ है और आने वाले हफ्ते के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश को लेकर लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। देश में बहुत भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली एनसीआर में भी भारी बारिश के आसार हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। तो मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।